अब MIM पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, अब हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अख्तर साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। MIM तो मतलब कि हम लोगों के लिए सही पार्टी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब से ये पार्टी आई उससे उस टाइम से खाली विवाद ही हो रहे हैं। मतलब कि अख्तर साहब भाषण दे रहे थे, उनको सोच समझ के इस चीज़ के भाषण देना चाहिए। इस बात का मेरे को बहुत ज़्यादा ठेस है, क्योंकि मैं भी पहले से मैं सिख की बेटी हूँ, इस्लाम को मैं कबूल किया, इस्लाम धर्म में हूँ, अब मैं मुसलमान हूँ, लेकिन खून तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी सरदार का है। उन्होंने मेरे को इस्लाम धर्म में लाए, मेरे को इस्लाम में ला के मेरे को एक मोमिन बनाया, मेरे को मतलब कि एक रास्ता दिखाया कि ये इस्लाम है, मेरे को नमाज सिखाया, मेरे को रोजे के बारे में बताया, मेरे को अपने जो चीज़ों का नहीं तालीम का पता था उस चीज़ के बारे में। मैं तो कहती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे को ऐसा हस्बैंड मिला। मैं अख्तर साहब को जब हमने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने एक फार्मूला कहा था, जिसे कहावत कह सकते हैं कि गरीब की बीवी सबकी भाभी। किस संदर्भ में देखते हैं एक महिला होकर के, चूँकि गरीब भी हैं और महिला भी है। खास करके आपने बहुत मेहनत किया था लोकसभा चुनाव में अख्तुल ईमान के लिए, और घर घर जाने का काम किया। एक महिला होकर भी पार्टी के हर मीटिंग में आपका होना था, और बड़ी बढ़ चढ़ कर आपके जो बयानात होते थे MIM को लेकर, काफ़ी मजबूती होती थी उसमें। तो क्या 2024 में फिर से वही मोहब्बत देखने को मिलेगा? ये आज महनाज साहब की बीवी है जो, तो वो आज एक औरत होके घुटने टकवाने का काम किया है, उस लाश दबी हुई को लाश को निकलवाने का काम किया है। तो औरत को कमजोर समझने वाले खुद ही मेरे को लगता है कि औरत से जन्म नहीं लिया। जब 2017 में बाढ़ के बाद मैं खुल के मंचों पे आने लगी, तो बहुत तरह के लोग ये बात बोलते थे, कैसी औरत है, मर्दों के बीच में चलती है, कैसी औरत है। मैं बोलती थी कि मंच पे खुद ही अपने ही लोग मेरे साथ मतलब कि टिप्पणी करना ही चालू कर दी। कभी मेरे को नीचा दिखाना, कभी आगे पीछे करना। जो मैं लड़ने वाली और लड़ती रहूंगी। तारा श्वेता को मैं हमेशा अपनी बहन मानना है और बहन मान के चलूंगी। मैं कह रही हूँ कि मुसलमान बनना बड़ी बात नहीं, अंदर से ईमान बड़ा होना बड़ी बात है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के दौरे को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ओवैसी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आए हैं, और 2.5 साल बाद 3 साल बाद उनको याद आया कि वो वहाँ से मेरे 5 विधायक जीते थे, और अब 4 अब भाग चुके हैं और एक मेरा बचा हुआ है। तो मेरे को जाके फिर जमीन को तलाशना होगा। ये फेसबुक में चल रहा जी, देखा बोलने का असर, देखा कल ओवैसी साहब आए, नदी में उतरे, 200 करोड़ का पुल मिल गया। क्या मतलब कि रातों रात मतलब कि ओवैसी साहब के डर से RJD वालों ने मतलब कि 200 करोड़ का, और ये जो 200 करोड़ का पुल पास हुआ है वो ये रातों रात पास नहीं हुआ। इसके लिए बहुत टाइम से चल रहा था, बार बार लिखत में देते थे, यहाँ के लोग नेता लोग देते थे। कहा जाता है कि बोलने से कुछ नहीं होता। अख्तुल ईमान साहब कहते हैं कि बोलने से तुम्हारी अम्मा का निकाह होता है। उनके विरोधी भी ने उसका जवाब दिया है। एक अरविंद कुमार नाम से किसी ने लिखा है कि बोलने से तुम्हारी अम्मा का निकाह भी नहीं होता है, बोलने से तुम्हारी अम्मा का तलाक भी होता है। आपके सीमांचल में चाहे कोई भी जाति का आदमी हो, ओवैसी साहब को पसंद करते हैं, ये बात नहीं, वो हर मुद्दे को उठाते हैं, उस चीज के लिए पसंद करते हैं। लेकिन जो बिहार की टीम है उसको हम लोग पसंद नहीं करते। जी देखिए, अभी तो मैं पार्टी के बारे में नहीं कह पाऊंगी कि मैं किस पार्टी से जुड़ सकती हूँ या जुड़ूंगी। हाँ, समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहूंगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं आज जो मुसीबतों से लड़ती हूँ तो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी मेरी ताकत है। अल्लाह उनके होते हुए ही मेरे को उठा लेना। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं KDB लाइव, आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी बात KDB लाइव के साथ। आज हमारे खास मेहमान है पम्मी बेगम, आयरन लेडी पम्मी बेगम, एक ऐसी नेत्री जो महिला होकर भी निडरता और बेबाकी से क्षेत्र में नज़र आता है। बीते कई दिनों से ये क्षेत्र में नज़र नहीं आए। हम बहुत सारी चीज़ों पर, राजनीतिक, सामाजिक और समाज पर हो रहे मुद्दों पर लेकर बात करेंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और हमें वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले आपका हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, शुक्रगुजार हैं आपका कि आपने बेशकीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। आपने, मैं भी आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने चैनल में मेरे को जगह दिया, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। इससे पहले कि बहुत सारे सवाल आपसे किया जाए, चूँकि मैं जब आपका परिचय दे रहा था तो मेरे मन में आ रहा था कि MIM नेत्री पम्मी बेगम, फिर मैंने उसको रोक लिया चूँकि मैं कन्फर्म नहीं हूँ। तो क्या अगर मैं वो बोलता तो सही था या नहीं बोल के सही किया? जी, जैसे आपने बोला कि MIM नेत्री, देखिए मैंने तो अपनी तरफ से मतलब कि इस्तीफा नहीं दिया,
लेकिन पार्टी की तरफ से मेरे को मतलब कि जैसे कोई भी काम होता था या कहीं पे भी जाना होता था या कोई भी बात होती थी तो हमेशा मेरे को याद किया जाता था और मैं अपना वक्त निकाल के पहुंचती भी थी। लेकिन ऐसा जब से विधानसभा होने के बाद जबकि हम लोग पार्टी के साथ जुड़े रहे, जिसको भी टिकट मिला हमें कोई मतलब नहीं, उसके बावजूद भी हम अपने काम को ईमानदारी से उसके बाद भी मतलब कि काम करते रहे। लेकिन लगता है कि अब MIM पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, अब हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी तरफ से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उन लोगों ने मेरे को पार्टी से संगठन कार्य टूटा था, उसके संगठन के बाद हम लोगों को जोड़ने का कोशिश। आपके साथ बीते दिनों सोशल मीडिया के जरिए चीज़ें हम लोग तक पहुंचने का काम किया, हालांकि पहुंच तो हम लोग भी नहीं पाए थे। बैंक को लेकर जिस तरह से आपके साथ घटनाक्रम हुआ, कोई भी एक हादसा हुआ, चूँकि अख्तुल ईमान के काफ़ी करीबी रहे आप और मजलिस के लिए आपने जो किया है, जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अछूता समझा जा रहा था, जब लोग बैठते थे तो लोग कहते थे कि ये दंगा फैलाने वाले पार्टियों की बात मत करें, लोग बैठना नहीं चाहते। मैंने उस वक्त से आप लोगों को जानता हूँ और फिर ऐसी स्थिति पर लेकर आए कि 5-5 विधायक देने का काम किया। जब आपके हालात ख़राब हुए जब, तो क्या कभी अख्तुल ईमान ने आपको एक कॉल करके याद किया या किसी तरह की संभव? ऐसा कोई नहीं किया गया नेता की अख्तुल ईमान साहब की तरफ से, कोई भी ऐसा मेरे को नहीं। हालांकि मैंने ही फ़ोन करके उनको मिलने के लिए बोला कि मेरा मतलब कि DM साहब से एक बात है, आप पूछिए उनको कि आखिर जब पैसा पेमेंट दिया जा रहा है तो आखिर उसका लोग क्यों नहीं खोला जा रहा। कोई इस चीज़ पे उन्होंने उल्टा बोलते कि आप जाइए उसके LDM साहब के पास जाइए, तो LDM साहब को मैं फ़ोन कर दिया। LDM साहब छोड़िए, मैनेजर को लेके मैनेजर का नंबर दीजिए। मैनेजर को तो मैं खुद दिन में 3-4 बार हम लोग मिलते थे और LDM साहब से भी मैं बोला कि DM साहब के पास आप जाइए। जब देखा कि नहीं तो उसके बाद फिर मैं खुद डायरेक्ट DM से लेके पटना तक मैं खुद भागने का काम किया। मेरे को किसी की तरफ से कोई मंचों पे अक्सर अख्तरुल ईमान को कहते हुए देखा जाता है कि मैं हक का साथ देता हूँ, मैं सच्चाई का साथ देता हूँ और ख़ासकर मुसलमान कौम को लेकर जो कौमी गेंगबाजी खेला जा रहा है, उनके शब्दों से लोगों को एक तरह से एक जो भावनाएं प्रकट करता है। लेकिन जब एक पम्मी बेगम उनकी कार्यकर्ता रह चुकी है, मजबूत कार्यकर्ता, और ऑन द कैमरा इस बात को बोला जा रहा है कि जब आप उसके पास गए और एक बड़ा हादसा हुआ लेकिन वो आपके पास नहीं आए। नहीं, क्योंकि देखिए जब हमारे पास नेता लोग क्यों आएंगे, अब इलेक्शन आ रहा है 2024 में, इलेक्शन आ रहा है MP का। अब हर प्रखंड, मैं कह रही हूँ कि अख्तुल ईमान साहब जब MP का इलेक्शन लड़े थे 2019 में, तो उस टाइम MP का इलेक्शन लड़ने के बाद दिगल बैंक ने उनको वोट दिया था 27,000 वोट, आज भी मेरे को याद है। 13 हमारे वहाँ से 16 पंचायत से उनको 27,000 वोट मिलता है। और अख्तुल ईमान साहब देखिए, जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। तो अख्तुल ईमान साहब जो 27,000 वोट दिया था उनके लिए तो वही MP थे, लेकिन अख्तुल ईमान साहब ने उनका द्वारा जाके हाल में, उसके बाद कोरोना का मार आया, कई तरह के ब्लॉकों में मैटर आए। कई बार मैंने खुद ये बातों के लिए बोला अख्तुल ईमान साहब को कि आपके 5-5 विधायक जीत चुके हैं, अब आपके पास एक मतलब कि सीमांचल के अंदर एक आपकी पावर है, आप आइए। हमारे ब्लॉकों में बहुत अत्याचार हो रहे हैं, ब्लॉकों में अफसरों की सुनवाई नहीं हो, सुन नहीं रहे लोगों गरीब। क्योंकि देखिए ये लोग नेता लोग हैं, ये लोग वोट लेते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। हम लोग जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम कोई MP MLA नहीं है, हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता। जब जमीन पे हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं तो वो लोग बताते हैं कि हमारा फलाना काम ब्लॉक में नहीं हो रहा, तो हम अपनी आवाज़ को, जितना हमारी कोशिश होती है हम ब्लॉक में अपनी बात को रखते हैं। हम कोई MP MLA तो है नहीं कि हमारी बात को ही 100% माना जाएगा। तो इनके पास हम बातों को रखते थे कि आप आइए ब्लॉकों में, इन चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं आपको, इनको अफसरों को बोलिए ये काम क्यों नहीं हो रहे। कोरोना का टाइम इतने लोगों ने परेशानियों का सामना, इतनी लाशें आई, बाहर से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। CO साहब, वीडियो सब सुन नहीं रहे थे। मैं खुद अपनी गाड़ियों में जाके मतलब कि बेलवा से लोगों को लाने का काम कर रही थी। तो किसके लिए? मैं कोई मेरे को कोई विधायक तो नहीं थी, मैं या कोई MP तो नहीं थी, कौन सा क्या मेरे को या कोई फंड दिया जा रहा था, सिर्फ एक इस पार्टी को बढ़ाने के लिए और अपनी ईमानदारी से अपने काम को करने के लिए। तो मैं पब्लिक की सेवा मतलब कि करनी है, मेरे को पार्टी का लेवल रहेगा तब भी ठीक है, नहीं रहता तो तब भी मेरे को कोई 2019 जब चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में, जो उसके बाद 2019 में जो लोकसभा चुनाव थे, मैंने आपको देखा था और आप जैसे कई सारे लोग थे, खास करके आपने बहुत मेहनत किया था लोकसभा चुनाव में अख्तुल ईमान के लिए और घर घर जाने का काम किया। एक महिला होकर भी पार्टी के हर मीटिंग में आपका होना था और बड़ी बढ़ चढ़ कर आपके जो बयानात होते थे MIM को लेकर काफ़ी मजबूती होती थी उसमें। तो क्या 2024 में फिर से वही मोहब्बत देखने को मिलेगा? देखिए, हम तो सीधा पब्लिक को एक ही बात कहेंगे
कि मैं अपने बारे में तो यही कहूँगी, मेरा वोट है, मैं अपने वोट की अधिकार है मेरे को, जो अच्छा। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि क्योंकि कैसे किसी पे विश्वास कर लूँ, खास करके कैसे विश्वास करूँ ये सीमांचल के नेता, ये किशनगंज के नेताओं पे कैसे विश्वास करूँ। वादे तो लंबे लंबे मैक पे होते हैं, लेकिन ज़मीन पे जब इंसानों को ज़रूरत पड़ी, हमारे कार्यकर्ताओं को ज़रूरत हो, जहाँ आम पब्लिक को ज़रूरत हो, नेता किस लिए चुनते हैं? कोई नेता किसी के घर में राशन डाल सकता है? नहीं है उसकी हिम्मत। कोई नेता किसी को कुछ कर सके, दे सकता नहीं, लेकिन उनको ब्लॉकों में दिक्कत। आज हमारे ब्लॉकों में सबसे ज़्यादा किशनगंज में अगर पिछड़ा कोई ब्लॉक है तो वो दिगल बैंक है। मैं हमेशा दिगल बैंक के लिए आवाज़ है, हर किसी के पास मैं यही फरियाद रखती हूँ कि मेरे दिगल बैंक में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए कोई भी आगे आए, जो भी आगे आएगा मैं उसके साथ खड़ी हूँ। स्थानीय विधायक जो सौद असरार साहब है, सौद असरार नदवी साहब, चूँकि आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, दिगल बैंक प्रखंड का जिक्र किया, भ्रष्टाचार वैसे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दिगल बैंक में हो रहे होंगे, क्योंकि हमाम में सभी नंगे हैं और हर जगह का मतलब सब यही हाल है। तो स्थानीय विधायक को लेकर आपकी क्या राय है, क्या कुछ तरह से? नहीं, मैं अब मतलब कि पहले देखिए मेरे ऊपर एक पार्टी का लेवल लगा हुआ, लेवल लगा, तो अब तो खैर मैं इस चीज़ को अब अपने आप से ही ख़त्म कर रही हूँ कि मैं किसी लेवल के नीचे नहीं रहूँगी, मैं एक समाज सेवी बन के रहूँगी। और अब मेरा ये रहेगा, मैं हर किसी को, जब 2024 में MP का इलेक्शन भी आ रहा है, जब विधानसभा का जब इलेक्शन आएगा, मैं हर लोगों के लिए एक ही आवाज़ उठाऊँगी कि जो हमारे ब्लॉक में हमारे हक के लिए आवाज़ उठाएगा, पम्मी बेगम क्या, उसके लिए अगर उस नेता के लिए झोली फैला के वोट मांगना पड़ेगा तो मैं मांगने का काम करूँगी, मैं अपना वोट भी दूंगी। लेकिन जो मेरे प्रखंड के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म, इतना भ्रष्टाचार हद से ज्यादा, एक काम को लेके महिलाएं, खास करके बुजुर्ग बीमार होते हैं, महिलाएं जाके एक काम को एक तरीके से नहीं समझाया जाता, आखिर क्यों नहीं बार बार दौड़ाया जाता। और प्रखंड हमारा इतनी दूर है, जो आम मतलब कि लास्ट बॉर्डर पे हम लोग हैं और उधर जाके जाना पड़ता है, जाने का कोई सीधे से रास्ता नहीं है। टेम्पो अगर स्पेशल करवाया जाए तब 100 रुपया 150 रुपया, 150 रुपया आदमी आज दे के गया, उसका काम नहीं हुआ, फिर उस काम को लगातार वो 5 बार जाता है तो 150 रुपये को 5 बार जोड़िए। पम्मी बेगम की यही आवाज़ है कि गरीब के लिए बहुत गलत हो रहा है। पम्मी बेगम MM की प्रखंड अध्यक्ष, महिला इकाई के प्रखंड अध्यक्ष के रूप में अब तक जाना जाता रहा, लेकिन आज इस बात को आपने शर्मा जी ने कहा कि मैं इन सारी चीज़ों से अपने आप को अलग करता हूँ। हम आएंगे क्षेत्रीय मुद्दों पर भी। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल दौरे पर आते हैं, उसके बाद उनके सामने में, उनके मंच से, चूँकि आप भी कहना कि पंजाब की धरती से आपका ताल्लुक़ है, भले ही आप सीमांचल की बहू हैं, अख्तुल-ईमान द्वारा बातें कही जाती है कि जो हमारे पहले जो पंजाबी हुआ करते थे वह हमारे बुजुर्गों के पैर के धूल को साफ़ करते थे पगड़ी पहनकर। अख्तुल-ईमान द्वारा बातें कही गई थी कि वो यहाँ खलासी हुआ करते थे, कंडक्टर हुआ करते थे। और बड़ी बात ये थी कि उन्होंने जब बातों को कहा तो उन्होंने पगड़ी का भी इस्तेमाल किया कि पहले पंजाबी माथे पे पगड़ी पहनकर हमारे बुजुर्गों के पैरों के धूल साफ करते थे। मैंने उस समय, आज से 30 साल पहले ज़्यादा तरक्की था सीमांचल में। ये जो बयान है, चूँकि आपका पंजाब के धरती से ताल्लुक़ है, इससे किस संदर्भ में देखना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि अख्तुल-ईमान साहब को मैक पकड़ने के बाद शायद वो बड़बड़ा जाते हैं, जब पब्लिक को देख के बोलने के टाइम उनको बड़बड़ा। पंजाबी ने हर जगह पे अपने झंडे को गाड़ रखा है कि खाली सीमांचल या किशनगंज नहीं, आप कहीं पे भी जाइएगा कि हर जगह पे आपको एक पंजाबी मिला। और जो उन्होंने पगड़ी के ऊपर मुद्दा उठाया, उनको शायद पता नहीं है कि मैं ये चाहती हूँ कि टोपी और पगड़ी के ऊपर कभी भी कमेंट नहीं होना चाहिए। पगड़ियाँ बहुत कुर्बानियाँ दे के ली गई हैं और बहुत कुर्बानी के बाद पगड़ी मिली है। ये मत सोचिए कि यहाँ पे अगर 2% सिख भाई हैं तो इस मुद्दे को नहीं उठाने का काम किया। तो इस चीज़ के लिए बार बार कहा जा रहा है कि अख्तर साहब को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। और रहा मेहनत करने के लिए ये हिंदुस्तान है, पंजाब के लोग भी यहाँ आ सकते हैं और यहाँ के लोग भी पंजाब जा रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान है, आज़ाद देश है। ये जो टिप्पणी कही है, इसके लिए मैं फिर कह रही हूँ कि अख्तर साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। धूल साफ करना, कौन इनका गार्जियन था जिसका हमारे पंजाबी पगड़ी पहन के इनके साफ करके गए हैं, वो आदमी को मेरे सामने खड़ा करे और उस चीज़ के लिए मैं सवाल को उठाऊंगी। हाँ, जब आप बातों का रख रहे थे जिसने हमारी पंजाबी है ना, तो चूँकि बहुत वक्त रहा होगा कि आपने पंचायत के सरजमी बिताया होगा, कुछ यादें पंजाब की, कुछ ऐसी बातें जो आप शेयर करना बेहतर समझे? जी देखिए, आप कह रहे हो ना, जो तो इन्होंने पहली बात तो अख्तर साहब ने जो ये बात बोली, मैं फिर बात को उसी को दोहराऊंगी। अख्तर साहब ने बोला कि पंजाबी पगड़ी पहन के आते थे और यहाँ पे आके हमारे सफाई करते थे। पंजाबियों का इतिहास उठा के देखें, वो पंजाबी मतलब कि ऐसे नहीं है कि मतलब कि खाली बातों के लिए ही वो जिस जिद पे अड़ जाते हैं तो फिर उस जिद को मनवाने का किसान आंदोलन सबूत है। सबूत है। देखिए, लोग कह रहे थे मोदी कभी बिल वापस नहीं लेगा,
कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन उनको पता नहीं। यही पंजाबी लोग हैं जो 12 बजे बेटियों का, हिंदू की बेटियों की इज्जत के ऊपर वार आए थे, तो यही सिखों ने अपनी आगे होके उन बेटियों को, क्योंकि उस टाइम ये नहीं सोचा जा रहा था, ये सोचा जा रहा था कि सबकी बेटियां हमारी। लेकिन हमारे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं सिखों ने तो कभी इस चीज में भेदभाव किया नहीं है। मैं ये बात को अब बोलने पे मजबूर कर दिया, बोलना नहीं चाहती थी। पहले मैं भी ये सोचती थी कि नहीं, MIM तो मतलब कि हम लोगों के लिए सही पार्टी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब से ये पार्टी आई उससे उस टाइम से खाली विवाद ही हो रहे हैं। ये कोई मतलब कि सिख, अच्छा जो सिख है, सिख ने कभी आज तक गुरुद्वारे में जाओगे आप, कभी आपसे आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी, ना हिंदू पूछा जाएगा, ना मुसलमान पूछा जाएगा, ना सिख पूछा जाएगा। वो दरवाजे सबके लिए खुले और सब लोग वहाँ जाते हैं, लंगर खाते हैं, अपना सजदा करते हैं, जिसका जो इच्छा होता है आराम करने को भी। यहाँ से प्रदेश से जो यहाँ से मतलब कि कई लोग ऐसे हैं, जहाँ पूछिएगा ये वीडियो आपकी जो हर कोई देखेगा, जो यहाँ से लोग जा रहे हैं, कई लोग ऐसे ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, एक महीना तक गुरुद्वारे का लंगर चलता है और खाते हैं, वहाँ पे उनकी जाति नहीं पूछी जाती। लेकिन अगर यहाँ पे मतलब कि अख्तर साहब भाषण दे रहे थे, उनको सोच समझ के इस चीज़ के भाषण देना चाहिए। इस बात का मेरे को बहुत ज़्यादा ठेस है, क्योंकि मैं भी पहले से मैं सिख की बेटी हूँ, इस्लाम को मैं कबूल किया, इस्लाम धर्म में हूँ, अब मैं मुसलमान हूँ, लेकिन खून तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी सरदार का है। इस बात का दुख है। आपने पंजाब का जिक्र किया और लंगर की बात की, चूँकि मुझे भी पंजाब के लुधियाना शहर में रहने का मौका मिला और मैंने जो देखा इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पंजाबी जो होते हैं वो अपनी बातों के अडिग होते हैं और ख़ास के लोगों को खिलाने पिलाने में और लोगों की मदद करने में बहुत बड़ा दिल रखते हैं। वो आएंगे हम सारी बातों में भी, चूँकि खुद एक महिला है, पम्मी बेगम खुद एक महिला है। और अख्तर साहब को जब हमने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने एक फार्मूला कहा था, एक जिसे कहावत कह सकते हैं कि गरीब की बीवी सबकी भाभी। किस संदर्भ में देखते हैं एक महिला होकर के, चूँकि गरीब भी हैं और महिला भी है आप? ये तो देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, आपके सीमांचल में जब हम लोग ऐसे आपको वोट देते हैं तब हम महिला बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अगर कोई महिला इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आती है तो बोलते हैं ये औरत होके क्या करेगी। अरे औरत की कमजोरी, आप औरत कमजोर है, औरत वो है जो एक अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के एक बच्चे को जन्म देती है। औरत वो है कि जो हर लड़ाई को लड़ने के लिए, आज महनाज साहब की बीवी है जो, तो वो आज एक औरत होके घुटने टकवाने का काम किया है, उस लाश दबी हुई को लाश को निकलवाने का काम किया है। तो औरत को कमजोर समझने वाले खुद ही मेरे को लगता है कि औरत से जन्म नहीं लिया। मैं दरअसल पूछ रहा था कि गरीब की बीवी सबकी भाभी, इस कहावत को आप किस संदर्भ में देख रहे हैं? अब ये मतलब कि जैसी उनकी सोच बोली, ये भाषा से, अरे किसी के ऊपर अगर कोई तरीके से किसी को समझाने की टिप्पणी देते हो तो मतलब कि गरीब की बीवी के हर किसी की, अरे जितनी गरीब की इज्जत है ना उतनी शायद मैं अब क्या बोलूँ कि किसी गरीब अपनी इज्जत, गरीब के पास इज्जत है, उसके पास दौलत नहीं है, इज्जत है, इज्जत के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। तो ये उनकी सोच है, अब उनकी सोच को मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ, दिगलबग प्रखंड की अगर बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें या सड़कों की हालात को लेकर बात करें, काफ़ी पिछड़ा रहा दिगलबग सारी चीज़ों को लेकर के। और बहुत सारे करीब से बहुत सारे नेताओं को आपने देखा भी, कोई एक ऐसा नेता दिगलबग की सरजमीन थी जिसे आपको लगता है कि कुछ कर सकते हैं या उन्होंने कुछ किया हो, दिगलबग के लोकल कोई ऐसा नेता जो आपका काफ़ी पसंद रहा हो? आप भी देखिए, सबसे ज़्यादा आवाज़ अगर उठा रहे हैं तो युवा लड़के उठा रहे हैं, और युवा अब आगे आ भी रहे हैं। और युवा अब मतलब कि युवा को अगर मौका देंगे ये लोग तो युवा आगे बढ़ के कुछ करने की हिम्मत करेगा। अब पुराने नेता में से आप लोग को तो इन लोगों के बस की अब नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अगर करना होता तो अब तक कर देते। आज बहुत सारी महिलाएं हैं जो पॉलिटिक्स में, राजनीति में आगे आकर के बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन आप जब से है लगभग मैं समझता हूँ 10 सालों से लगातार जनता के बीच रहने का काम करते हैं और पार्टी के मीटिंगों में जाने का काम करते हैं। यानी एक महिला का खुलकर राजनीति में आना और खुलकर लोगों के बीच जाना एक बहुत ही अजूबा चीज़ है हमारे सीमांचल के लिए। तो इसके लिए जो आपके परिवार है, जो आपके पति देव होंगे, क्या उनके तरफ से आपको कभी मना किया गया? वो तो मेरे साथ पूरा कंधे से कंधा मिला कर चले हैं, पूरा सहयोग है। पति का था, अब मेरा बेटा भी 18वें साल में हो गया, अब मेरा बेटा भी पूरा सहयोग देता। किसी टाइम पति के पास टाइम नहीं होता तो बेटे को बोलते हैं बेटा गाड़ी लेकर चलना होगा, फलानी जगह पे हम लोगों को जाना है, वहाँ पे लोगों के लिए कोई बात है या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में जाके खड़ना होगा तो बेटा जाता है। तो ऐसा मेरे को नहीं, मेरे परिवार का पूरा मेरे को सहयोग मिला हुआ है, क्योंकि उनको शुरू से जब मैं मतलब कि इस लोगों की आवाज़ उठाती थी, जहाँ ये नहीं कि आज मैं राजनीति में 8 साल से 9 साल से आई हूँ, इसलिए शुरू से मैं पंजाब भी जब रहते थे, मेरे हस्बैंड शुरू से वहीं पे रहे हैं। हम लोग तो 2011 में ससुर इंतकाल होने के बाद 15 में हम घर पकड़ना पड़ा,
तब भी मेरे हस्बैंड को भी इस चीज़ के बारे में कि हम लोग वहाँ पे भी जिससे जहाँ पे भी कोई गलत होगा वहाँ पंजाबी अड़ने का काम करेगा, गलत होगा तो वहाँ अड़ेंगे हम लोग। आप एक महिला हैं और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता होगा कि बहुत सारी तानाएं लोगों का सुनना पड़ता है जब एक महिला होकर के हम खुलकर मंचों में आते हैं, जब महिला होकर हम सोशल मीडिया में तस्वीरें साझा करते हैं, तो ये सारी चीज़ों का सामना कहीं ना कहीं आपको भी करना पड़ा। ये सवाल मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका, और इस सवाल को आप जरूर चलाइएगा। ये हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था जब 2017 में बाढ़ के बाद मैं खुल के मंचों पे आने लगी, तो बहुत तरह के लोग ये बात बोलते थे, कैसी औरत है, मर्दों के बीच में चलती है, कैसी औरत है। मैं बोलती थी कि आप लोगों को इनमें मर्द नजर आते हैं, मेरे को इनमें अपना भाई, इनमें अपना बड़ा भाई, बाप समान और बच्चे समान मेरे को नजर आते हैं। आपको इनमें मर्द नजर आते होंगे, मेरे को मर्द नहीं, मेरे को भाई और बच्चे और बड़े भाई के समान ही नजर आते हैं। तो बहुत तरह की परेशानियों का सामना किया, आए लोगों ने, फिर आदत पड़ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि खुद ही मंच पे मेरे साथ खेल होने चालू हो गए। मंच पे कैसे खेल, अब आपने बात बोला तो बोलने में मेरे को भी अब इश्कार नहीं। मंच पे खुद ही अपने ही लोग मेरे साथ मतलब कि टिप्पणी करना ही चालू कर दी। कभी मेरे को नीचा दिखाना, कभी आगे पीछे करना, जब किस तरीके से मतलब कि, लेकिन मैं अपने मतलब कि आगे चलती गई। मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं की, क्योंकि इन चीज़ों की परवाह करना मैं सीखी नहीं हूँ। मैं लड़ने वाली और लड़ती रहूँगी। हाँ, मुझे बहुत बेहतर तरीके से याद है कि जब मजलिस यहाँ पर कदम रख रही थी, जब मजलिस का यहाँ सीमांचल में कोई वजूद नहीं था, तो उनमें से दो चेहरे को काफ़ी भुनाया गया। एक पम्मी बेगम है, चूँकि महिला चेहरा सिंगल थी कि कोई इस तरह से पार्टी में आए। एक ये चेहरा के पास कमी था, चूँकि मजलिस नाम से भी मुसलमान और इस तरह से, तो एक संतोष चौधरी थे। इन दोनों चेहरे को काफ़ी किया गया। और मुझे जहाँ तक याद है कि एक तारा श्वेता आर्या नाम से जब वो महिला आती है, उसके बाद से ही एक कटअप सा होता है कि पम्मी बेगम को इग्नोर करना, वहीं से एक शुरुआत होती है। उसके बाद ना तो आज तारा श्वेता MIM में है और ना आज पम्मी बेगम है। इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? तारा श्वेता को मैं हमेशा अपनी बहन मानना है और बहन मान के चलूंगी। जब मेरे को पता चला कि तारा श्वेता जी को जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है, सबसे ज्यादा मेरे को खुशी हुई थी। मैं बोला कि नहीं, उनको उस पोस्ट पे देना चाहिए ताकि हमारा एक संगठन मजबूत होगा। और मैं खुद उनका वेलकम करने गई। मेरे को बहुत खुशी है। आज भी अगर मतलब कि उस टाइम तारा श्वेता जी को प्रदेश के ऊपर भी बनाते तब भी पम्मी बेगम खुश थी। क्यों? मेरे को इस बात की खुशी थी कि एक चेहरा हम लोग के साथ और एक चेहरा जुड़ रहा है और उसके बदौलत। लेकिन ये लोग महिलाओं को उस लायक नहीं समझते और हुआ सिर्फ महिलाओं का वोट चाहिए। 2024 में कौन से लोग, कौन सी पार्टी सही रहेगा हमारे लिए? हम तो ये कहते हैं कि सरकार जिसकी है उसी का साथ देना चाहिए। मेरी सोच। अब इसके बाद मेरे को कितनी गाली पड़नी है ये तो पता नहीं सरकार होगा। अच्छा, एक सवाल आता है, गालियों का आपने जिक्र किया, चूँकि जब हम डिबेट में बैठते हैं, इस तरह से हम बातों को करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी MIM के पक्ष में भी लोग आ जाते हैं और उनके पक्षधर भी होते हैं और कभी कभी उनके खिलाफ भी आ जाते हैं। लेकिन मैंने एक खबर चलाया था कि कोचाधामन के जो विधायक है झारसपी, जब सो रहे थे और मैंने कहा था कि देखिए इस विधायक को, ये सोने के लिए हम इसको विधायक बनाए। मैंने काफ़ी तल्ख टिप्पणी की थी। उसके बाद जब अख्तुल ईमान साहब बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे वो, माइका लाल, तो भी मैंने उस पर कटाक्ष किया था कि माइका लाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं मैं गलत समझता हूँ। तो लेकिन फ़र्क ये रहा कि इजहार साहब की तरफ से कई गालियाँ नहीं दी और आप अख्तर साहब के इसमें देख सकते हैं उस तरह की गालियाँ पड़ी है। क्या ये लोग जो अपने आप को मुसलमानों के हमदर्द कहते हैं, वो मुसलमान, वो इस्लाम जो कूड़ा फेंकने वाले को भी सलाम किया करते थे, ये लोग इस्लाम के क्या हो सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? चूँकि मैं कह रही हूँ कि मुसलमान बनना बड़ी बात नहीं, अंदर से ईमान बड़ा होना बड़ी बात है। मुसलमान मैं कह दूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा अंदर से ईमान ही ताज़ा नहीं है, मैं अंदर से ईमान मेरा सही नहीं है, तो मुसलमान बनना वो नहीं है। ये जाति पाति मैं तो समझती हूँ कि पहले तो हम लोग बचपन से, मेरे पिताजी एक फौजी रिटायरमेंट है, मैं एक सूबेदार की रिटायरमेंट की बेटी हूँ, लेकिन हम लोगों ने कभी जात पात नहीं सुना था। बुरा नहीं मानिएगा, आपके सीमांचल में जाति पाति बहुत ज़्यादा है। बाहर पंजाब हरियाणा में जाति पाति नहीं है। कहाँ पे है मेरे को बताइए? जब आप लोगों के इधर से बिहार के मेरे बच्चे और मेरे भाई जा रहे हैं, उनसे उनकी जात पूछ के काम नहीं दिया जाता। उनकी सबको एक ही मंच में मतलब कि एक ही तरीके से। असदुद्दीन साहब के दौरे को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसी साल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आए हैं और 2.5 साल बाद 3 साल बाद उनको याद आया कि वो वहाँ से मेरे 5 विधायक जीते थे और अब 4 अब भाग चुके हैं और एक मेरा बचा हुआ है। तो मेरे को जाके फिर ज़मीन को तलाशना होगा और इसमें कईयों को अब फिर नयों को चेहरों को ढूंढना होगा। आइए भाई, नए चेहरे आइए, टिकट सबको मिलेगी, वह ऐसी बात नहीं, टिकट के लिए सब लोगों को फिर तैयार करके गए हैं।
आप कह रहे हैं कि टिकट के लिए आए थे, राजनीति ज़मीन तलाश के लिए आए थे, लेकिन मैं अगर उसको देखना चाहूँगा कि उनके आने के एक दिन बाद ही 200 करोड़ का पुल का ऐलान सरकार की तरफ से हो जाता है। रमेश भाई, आप भी पढ़े लिखे समझदार आदमी हो, फिर मैं यही बातें बोलूँगी, फिर आप लगता है मेरे को आज गाली दिलवा के ही पूरा दम लोगे। एक तो मैं डर से बोलती नहीं हूँ, क्योंकि ये लोगों को बोलने का तरीका नहीं, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो 200 करोड़ का पुल, मतलब कि अवैसी साहब अभी पहुँचते भी नहीं, रास्ते में 200 करोड़ का पुल पास है। ये पहले से सिस्टम हुआ होता, पहले से कागज बने, एक ही दम में मतलब कि हो जाएगा। अभी मैं बोलूँगी मेरे को अभी चाय चाहिए, तो आखिर पतीले में पानी चढ़ाओगे, चीनी पत्ती डालोगे, चाय बनेगी, तब चाय आएगी ना कप में डाल के। जब पहले आप मेरे को चाय रेडी करके बोल दिया तो चाय दे दोगे। ये कोई मतलब कि लोगों ने ये फेसबुक में चल रहा है जी, देखा बोलने का असर, देखा कल अवैसी साहब आए, नदी में उतरे, 200 करोड़ का पुल मिल गया। क्या मतलब कि रातों रात मतलब कि अवैसी साहब के डर से आरजेडी वालों ने मतलब कि 200 करोड़ का बोलने की बात आई तो कहा जाता है कि बोलने से कुछ नहीं होता। अख्तर उल ईमान साहब कहते हैं कि बोलने से तुम्हारी अम्मा का निकाह होता है। ये अख्तर उल ईमान साहब की शब्द है और उनके समर्थक उन्हें बहुत अच्छा से लिखते हैं, लेकिन उनके विरोधी भी ने उसका जवाब दिया है। एक अरविंद कुमार नाम से किसी ने लिखा है कि बोलने से तुम्हारी अम्मा का निकाह भी नहीं होता है, बोलने से तुम्हारी अम्मा का तलाक भी होता है। तो शुरुआत अख्तर उल ईमान की तरफ से किया गया, जिन्होंने कहा कि बोलने से क्या होता है, बोलने से तुम्हारी अम्मा का निकाह होता है। तो उसके जवाब में किसी ने दिया है, अरविंद कुमार नाम है बरबट्टा साइड के, उन्होंने लिखा है कि बोलने से तुम्हारी अम्मा का तलाक होता है। ऐसे शब्दों का उच्चारण, ये सारी चीज़ें जो क्या कुछ कहना चाहिए? क्योंकि नहीं, मैं ये कहती हूँ कि अख्तर साहब जी को कि आप थोड़ा भाषणों को जो देते हैं, एक तो जाति पे कम दीजिए, बांटिए मत, जितने भी नेता है बांटिए मत, जोड़ने का काम किया जाए। ठीक है, हम लोगों को जोड़ने का काम किया जाए। और मैं खास करके युवाओं से भी ये बात कहूंगी कि ठीक है, हम सब लोग तो आपस में फेसबुक में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं, और नेता लोगों को आपने देखा है एक ही जगह पे खीर मलाई खा रहे हैं वो लोग, और आपस में हम लोगों को लड़के कोई फायदा नहीं। इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये नेता अच्छा है, उसको वोट देना चाहिए। और ये जो 200 करोड़ का पुल पास हुआ है, वो ये रातों रात पास नहीं हुआ, इसके लिए बहुत टाइम से चल रहा था, बार बार लिखत में देते थे यहाँ के लोग, नेता लोग देते थे, और उसके बाद ही हो सकता है कि पुल प्रोसेस से हुआ होगा, पहले से चला था। एक बात की मैं यहाँ पे असद साहब का तारीफ करना चाहूँगा कि हमारे सीमांचल के कई ऐसे लीडर हैं जो उस भेरभरी में गए थे, लेकिन पानी पे जिस तरह से उन्होंने उतर कर चला, ये चीज़ें कहना कि ये सही लगी। और हमारे यहाँ के नेताओं को, लोकल नेता जितने भी विधायक हैं, सांसद है या हारे हुए जीते हुए हैं, उनको असद साहब से ये सीखने की ज़रूरत है कि वो नाव पर भी चल सकते थे, जा सकते थे, लेकिन उनका उतरना, उनके उतरने से पुल बनने गया, यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे, इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन उनके उतरने से एक मैसेज गया, और एक तरह से बात को जिस तरह से मीडिया वालों ने रखने का काम किया, चूँकि देखिए नदी पे उतर गए हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो ये जो चीज़ें हैं राष्ट्रीय नेता ऐसी नहीं बना जाता है। और एक चीज़, अख्तर उल ईमान की बातों से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता, बहुत सा कि यहाँ के बच्चे अनपढ़ है, गरीब की भी सबकी भाभी, सिखों को लेकर के तुम्हारी माँ का माँ होता है बोलने से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन उसी तरफ जब असद साहब अपनी बातों को रखते हैं तो बड़े नाप तोल कर रखते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा कि अख्तर साहब का लहजा जो हो, असदुद्दीन साहब एक जो बड़े नेता है, बड़े की तरह बातों को भी रखते हैं। आपके सीमांचल में चाहे कोई भी जाति का आदमी हो, अवैसी साहब को पसंद करते हैं, ये बात नहीं, वो हर मुद्दे को उठाते हैं, उस चीज़ के लिए पसंद करते हैं। लेकिन जो बिहार की टीम है उसको हम लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि हम लोग चल रहे थे अवैसी साहब का चेहरा लेके, तो अवैसी साहब के चेहरे को देखते हुए हम लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए, पार्टी को कम। लेकिन जब बिहार की टीम मतलब कि हर तरीके से देख रहे हैं कि किसी मुद्दे पे वो खरा उतर ही नहीं रहे, लोगों से लोग सवाल करते हैं कि क्या कर रहे हैं मैयम वाले, क्या काम किया है, क्या काम कर रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर सवाल करते हैं। तो क्यों हम लोग जवाब दें? मक्खन मलाई आप लोग खाओगे, सवाल का जवाब हम दें। इसलिए समाज की सेवा करना है, ऐसे ही सेवा करने के लिए काम करेंगे। आगे राजनीति को लेकर आपका क्या है? आगे कुछ किसी चुनावी मैदान में आपके आने का इरादा, किसी पार्टी से जुड़ने का कोई इरादा, कोई सारी चीज़ें जो हों? जी देखिए, अभी तो मैं पार्टी के बारे में नहीं कह पाऊंगी कि मैं किस पार्टी से जुड़ सकती हूँ या जुड़ूंगी। हाँ, समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहूँगी, और जहाँ मेरे को, अगर मेरे प्रखंड के लिए जिस किसी के पास भी जाके अगर बात को रखना पड़ेगा कि मेरे प्रखंड में ये ज़रूरत है, इस ज़रूरत के लिए, तो मैं हर किसी के पास जाऊँगी और अपनी बात को रखने का काम करूँगी और काम करवाने का काम करूँगी। अब मैं किसी बंदिश में नहीं हूँ। चूँकि हमारा जो डिबेट ये है काफ़ी लंबा हो रहा है, हम चाहेंगे कि आप अंतिम इस पायदान पे आ गए हैं इस बातचीत के, राजनीति से हट करके कुछ सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आप पंजाब के सरजमीन से अपना वास्ता रखते हैं और आज सीमांचल में आप हैं। अख्तर साहब जो कि आपके हस्बैंड हैं,
हम जानना चाहेंगे कि उनको लेकर आपकी क्या एक राय है कुछ? नहीं, एक चीज़ है कि क्या अच्छे इंसान है या अच्छे नहीं होता तो 22 साल मतलब कि उन्होंने अपना धर्म निभाया। लोग उनको क्या कहते हैं मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उन्होंने मेरे को इस्लाम धर्म में लाए, मेरे को इस्लाम में ला के मेरे को एक मोमिन बनाया, मेरे को मतलब कि एक रास्ता दिखाया कि ये इस्लाम में, मेरे को नमाज सिखाया, मेरे को रोजे के बारे में बताया, मेरे को अपने जो चीज़ों का नई तालीम का पता था उस चीज़ के बारे में। मैं तो कहती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे को ऐसा हस्बैंड मिला। मैं अपने आप को, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई क्या बोलता आज है जे उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं पूरा इलाका अगर किसी को जानता है तो पम्मी बेगम ऐसा नाम है, बच्चा बच्चा के जुबान पर है। देखिए आपने ये बात बोला ना, ये बात को भी जरूर दर्शाइएगा। मेरे हस्बैंड की एक सोच थी, जब हम लोग पंजाब से आए थे तो मेरे पिताजी पहले आने नहीं देते थे हम लोगों को। वो बोलते थे कि बिहार में कैसे रहेगा, क्या होगा, आपके अभी नहीं हम जाने देंगे, आप इधर ही रहिए, आपको घर बना के दे दिया गया, आप इधर रहिए। तो मैंने बोला था कि नहीं, मैं अपने वतन, अपने जहाँ पे मेरे हस्बैंड है वहीं पे रहना पसंद करेंगे। तो हम जब यहाँ पे आए थे तो मेरे हस्बैंड ने एक वादा किया था और उन्होंने वो वादे को निभाया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं आज जो मुसीबतों से लड़ती हूँ तो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी मेरी ताकत है। अल्लाह उनके होते हुए ही मेरे को उठा लेना। हमारे सीमांचल की अगर महिलाओं की बात करें तो घरों से निकलना पसंद नहीं करते। अगर राजनीति अगर वोट देने की जब बारी आती है तो चाहे तो अपने पति को पूछ करके या अपने भाई जो है सारे चीज़ों को पूछने के बाद किसको वोट देना है उसको दे देते हैं। उनको अपनी एक सोच होनी चाहिए कि पति अलग चीज़ है, बाप अलग चीज़ है, भाई अलग चीज़ है, लेकिन वोट मेरा है। और उनकी भी अपनी एक सोच होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी महिलाएं आपको देखी तो उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? पम्मी बेगम क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं एक वो जो बात आपने कर दी, मेरे हस्बैंड ने एक ही बात बोला था कि मैं अगर मैं तेरे को बिहार में लेके आया हूँ तो मैं तेरे नाम से जाना जाऊंगा और तू मेरे नाम से नहीं जानी जाएगी। और आज उस चीज को उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। क्योंकि जब भी किसी को फोन लगाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मैं पम्मी बेगम का हस्बैंड हूँ। तो मेरे को किसी टाइम अपने आप को लग जाता है कि आप ऐसे क्यों बोलते हो, बोल दिया कहो कि मैं बोल रहा हूँ फलाना। बोलते कि नहीं, मेरे को बहुत खुशी मिलती है और उन्होंने इस वादे को निभाया। मैं इस चीज के लिए बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ। उन्होंने जो वादा किया था उस वादे पे वो उतरे। मेरा सवाल था महिलाओं के लिए जो जी, मैं महिलाओं को ये कहूंगी कि वोट आपका अधिकार है। वोट मतलब कि मेरा अधिकार है ना, तो मैं अपना वोट जिसको चाहूँ, किसी के कहने पे वोट नहीं देना। मेरे को जो अच्छा लगे, जो मेरे हक के लिए लड़ सके, मैं वोट उसको दूँ। मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी से हैं और आप जहाँ से है वहाँ का मौजूदा विधायक राष्ट्रीय जनता दल से है। जब से राजद की सरकार, महागठबंधन का सरकार बिहार में सरकार बनाने का काम किया है, हमारे सीमांचल की जो क्राइम में जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। हमारे पास एक आंकड़ा भी है कि अगर 7 माह 8 माह का जो राजद की सरकार को लीजिए और पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, लगभग 30 से 33% की बढ़ोतरी हुई है क्राइम में। क्या कहना चाहेंगे महागठबंधन की सरकार को लेकर के? मैं तो यही कहूँगी कि आखिर मतलब कि सरकार ये क्यों सोई हुई है। लोग कहते थे पहले, मैं तो यहाँ रहती नहीं थी, मैं आपको बोला कि मैं 2015 में यहाँ पे रहना चालू किया, शादी को 22 साल हो गए। लोग कहते कि यार जंगल राज था। मैं चाहती हूँ कि सरकार इस पे ध्यान दे, उस जंगल राज को वापस ना आने दे और अभी जागरूकता है और जो भी गलत है उस गलत को मतलब कि अरेस्ट करने का काम करे और गलत के साथ गलत ही सलूक करे। पंजाब की कोई ऐसी फिल्म हो जो आपकी फेवरेट हो? पंजाब की फिल्म, हर फिल्म अच्छी लगती है। कोई आपकी पसंदीदा फिल्म हो जो पंजाब से हो और वो फिल्म आपकी काफी? सबसे मतलब कि पुरानी फिल्म रही है जट सुर में। जट सुर में। चलिए, अगर कभी मौका मिला तो हम भी जट सुर फिल्म को जरूर देखेंगे। और चूंकि है MIM की पूर्व नेत्री पम्मी बेगम, जो कि किसी भी नाम के मोहताज नहीं है। हमारे सीमांचल में महिला बहुत कम ऐसे महिला है, बहुत कम क्या ऐसी महिलाएं है ही नहीं है। एक नुसरत महजबी जी है और एक पम्मी बेगम जी है जो लगातार अपने नाम से जाना जाता है। ये अपने काम से जाने जाते हैं। आज सीमांचल का बच्चा बच्चा इन्हें पहचानता है, इन्हें जानता है और बड़ी ही बेबाक है, निडरता से अपनी बातों को रखने के लिए जाना जाता है। MIM पार्टी के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया जिसका मैं खुद चश्मदीद हूँ, लेकिन जब इन्हें ज़रूरत पड़ता है इनके साथ जो हादसाएँ हुए और इन्होंने आकर के यहाँ कहा कि पार्टी की तरफ से इनका कोई ख्याल नहीं रखा गया। बातें मर्यादित होकर आप रख सकते हैं और सच्चाई को तस्लीम कर सकते हैं, अन्यथा ये आप भी जानते हैं आपकी गालियाँ आपकी ही पैरों की जंजीर बनेगी। बहरहाल विदा लेते हैं आपसे। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें। अगर आप हमें इसी खबरों को यूट्यूब में देखना चाह रहे हैं तो KDB सीमांचल भारत की बात KDB दर्पण में देख सकते हैं। लेते हैं विदा आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।